नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 48 को देखने जा रहे हैं। तो चलिए इस सेशन के शानदार क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते हैं। देखो पूछा है, विच ड्रग इज गिवन इन डिलेड वोमिटिंग आफ्टर कीमोथेरापी। देखो कैंसर को ट्रीट करने के लिए अलग अलग थेरापी होती है, रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी। तो जो भी कीमोथेरापी है जिसमें हम ड्रग्स देते हैं उनके ज़्यादातर के साइड इफेक्ट्स में वोमिटिंग होता है। तो ये साइड इफेक्ट में जो डिलेड वोमिटिंग होगा इसको ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, मेटोक्लोप्रामाइड, हायोसिन, डोमपेरिडोन या फिर अप्रेपिटन। तो यहाँ से सही जो जवाब होगा दोस्तों डिलेड वोमिटिंग आफ्टर कीमोथेरापी के लिए ये एप्रेपिटेंट सही होगा। वैसे देखा जाए तो ये सारे ड्रग जो है हम जो कीमोथेरापी के वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन डिलेड वोमिटिंग जब पूछेगा तो आप लोगों ने अप्रेपिटेंट को ही सही बोलना है। ठीक है, ये अप्रेपिटेंट जो होता है ये सब्सटेंस पी न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करता है। बाकी ऑप्शंस को देखो, मेटोक्लोप्रामाइड जो है ये डोपामाइन के D2 रिसेप्टर को और सीरोटोनिन के 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करेगा, और सीरोटोनिन के 5-HT4 पर इसका एगोनिस्टिक इफेक्ट है दोस्तों, जिससे ये एसिटिल कोलिन के रिलीज को बढ़ा करके काम करता है। इसके साथ में हमें एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स को भी देखा जाता है। हालांकि डोमपेरिडोन के साथ में ये एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट कम आते हैं। डोमपेरिडोन भी डोपामाइन के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करता है। बात करेंगे हायोसिन की, जो ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आएगा, नेचुरल एट्रोपिन जैसा होता है ये हायोसिन। ये लाइट डिटेक्टर का डिटेक्ट करने के लिए काम आता था। जो लोग झूठ बोलते हैं ना उनसे सच उगलवाने के लिए ये ड्रग का इस्तेमाल होता था दोस्तों, हायोसिन का। ठीक है, लाइट डिटेक्टर में। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पूछा है, हाईली वेस्टिबुलोटॉक्सिक ड्रग इज। वेस्टिबुलोटॉक्सिक ड्रग कौन सा होगा सबसे ज़्यादा। यहाँ देखो ऑप्शन में दिया है सिस्प्लैटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डाइहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर क्विनिन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड है और जिसके साथ में साइड इफेक्ट हमें पता है ओटोटॉक्सिसिटी होता है। ओटोटॉक्सिसिटी ये हमारे सुनने से रिलेटेड है, ईयर की टॉक्सिसिटी होती है। हमें पता है ईयर के पास दो नर्व जाती है, एक वेस्टिबुल होता है और दूसरा कॉक्लियर होता है ना, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ये से दो नर्व होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वेस्टिबुलो apparatus जो होता है ईयर के, इसमें हमें वेस्टिबुलर apparatus, इसमें क्या आता है, ये वाले 3 सेमी सर्कल दिख रहे हैं आपको, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं ईयर के अंदर, और ये एक वेस्टिबुल, ये इनसे मिलकर के ये वेस्टिबुलर apparatus होता है हमारे कान के अंदर। तो इसकी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन इसका सही जवाब होगा दोस्तों। इससे हमें वर्टिगो आता है, लॉस ऑफ बैलेंस होता है इसके साइड इफेक्ट्स में। तो ये इसी की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्रासाइक्लिन्स कैन बी यूज्ड विदाउट डोज एडजस्टमेंट इन रिनाल फेल्यूर। रिनाल फेल्यूर के केस में कौन सा ऐसा टेट्रासाइक्लिन है जिसका डोज हमें एडजस्ट नहीं करना पड़ता। तो यहाँ ऑप्शन में देखो, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, डिमेक्लोसाइक्लिन या फिर टेट्रासाइक्लिन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन ही इसका सही जवाब है, जो रिनाल फेल्योर में हमें इसके डोज के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना होता है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर के टेट्रासाइक्लिन्स जो है वो एक्सीट होते हैं यूरिन के द्वारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के साथ में। ठीक है, लेकिन डॉक्सीसाइक्लिन इसके लिए एक्सेप्शन है। तो अगर किसी को रिनाल फेल्योर है तो हमें टेट्रासाइक्लिन देते वक्त उनका डोज कम करना है, क्योंकि यहाँ रिनाल फेल्योर हुआ है तो एक्सक्रीशन का रेट कम हुआ है, तो हमें डोज ऑलरेडी कम देना है दोस्तों, ताकि वो जो एक्सक्रीशन में जा रहा था वो अब नहीं जा रहा है, तो हमें पहले से ही डोज को कम करके देना पड़ेगा टेट्रासाइक्लिन के केस में। लेकिन इसको एक्सेप्शन जो है वो डॉक्सीसाइक्लिन का है। डॉक्सी के डोज का टेंशन नहीं लेना है रिनाल फेल्यूर में, ऐसे करके याद रखिए, डॉक्सी के डोज का टेंशन नहीं लेना है रिनाल फेल्यूर में। तो डॉक्सीसाइक्लिन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, एंटीबायोटिक विच इज इफेक्टिव एज अ सिंगल डोज थेरापी फॉर ट्रैकोमा इज। देखो दोस्तों ट्रैकोमा ये पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन से ऑर्गन का डिसीज है ना, और इस डिसीज में हम कौन सा एंटीबायोटिक इफेक्टिव इसमें होगा ये बताना है। तो ट्रैकोमा के बारे में पहले जान लो, ये आई का डिसीज होता है दोस्तों, ये बैक्टीरिया क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से होता है ये। ठीक है, ये पूछा था सवाल, ट्रैकोमा किस ऑर्गन का डिसीज है, तो याद रखिएगा ये आई का डिसीज होता है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, आजिथ्रोमाइसिन या फिर इरिथ्रोमाइसिन।
तो ये जो ट्रैकोमा की जो ड्रग थेरापी है, इसके अंदर हम सिंगल डोज कौन सा एंटीबायोटिक का इफेक्टिव होगा, तो सही जवाब होगा दोस्तों अजिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन सी अजिथ्रोमाइसिन इसमें दिया जाता है। देखो ये ट्रैकोमा के अंदर जो देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, या तो टेट्रासाइक्लिन का आई ऑइंटमेंट दिया जाएगा या फिर अजिथ्रोमाइसिन का ओरल ड्रग दिया जाएगा दोस्तों, टैबलेट। ठीक है, तो ये अजिथ्रोमाइसिन, इसको याद रख लेना आपने। और बात करेंगे ये क्लैरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन के, तो ये सारे मैक्रोलाइड्स के अंदर आते हैं एंटीबायोटिक। और क्लैरिथ्रोमाइसिन जो है वो मिथाइलेटेड फॉर्म होता है इरिथ्रोमाइसिन का। ठीक है, ये आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री के द्वारा पूछा जा सकता है सवाल। और डॉक्सीसाइक्लिन जो है टेट्रासाइक्लिन के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज अ प्रोफाइलैक्सिस फॉर मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। देखो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए कौन सा ड्रग इस्तेमाल किया जाएगा। मेनिंजाइटिस पता है हमें, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर 3 लेयर्स होते हैं मेनिंजेस के, वो हमें पता होना चाहिए, जैसे पिया मैटर, ड्यूरा मैटर और अरेक्नोइड मैटर, ये मेनिंजेस होते हैं। तो इनके लिए कौन सा, इनका जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इनके लिए हम कौन सा प्रोफाइलैक्टिक्स के लिए ड्रग इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन में देखो जेंटामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, रिफामाइसिन या फिर क्लोरामफेनिकॉल। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन सी रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन को इस्तेमाल किया जाता है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के केस में प्रोफाइलैक्सिस के लिए। हमें पता है ये आइपर्स जो ड्रग होते हैं ना, ये एंटी टीबी ड्रग होते हैं। आई से होगा आइसोनियाजाइड, जिसे एच से डिनोट किया जाता है। फिर पी से पायराजिनामाइड होगा, जिसे जेड से डिनोट किया जाएगा। ई से इथैम्ब्यूटल होगा। आर से ये रिफाम्पिन होगा। और यस से होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ अभी कम हो रहा है टीबी में। तो ये सारे 5 ड्रग जो है ये प्राइमरीली इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये रिफाम्पिनिन जो है ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में दिया जाता है, जैसे ई कोलाई हुआ या फिर नाइसेरिया मेनिंजाइटिडिस हो गया। तो इनके इन्फेक्शन में हम ये प्रोफाइलैक्टिक करके हम रिफाम्पिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए इसका सही जवाब होगा रिफाम्पिसिन, तो याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पूछा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूमोनिया कॉज्ड बाय द निमोसाइस्टिस कैरिनी। निमोसाइस्टिस कैरिनी की वजह से होने वाला जो न्यूमोनिया है, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। ऑप्शन में देखिए पेनिसिलिन, कोट्राइमैक्साजोल, कैनामाइसिन या फिर लिवोफ्लॉक्सासिन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये कोट्राइमैक्साजोल, जिसे सेप्टान करके इसका ब्रांड नेम आएगा। ये कॉम्बिनेशन ड्रग होता है ट्राइमिथोप्रिम प्लस सल्फामिथॉक्साजोल का। हमें पता है ट्राइमिथोप्रिम ये डीएचएफआर को इनिबिट करता है, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट करके ये काम करता है। और ये बहुत सारे केस में यूज़ किया जाता है, जैसे आरटीआई हुआ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। डायरिया के केस में भी ये रिजर्व ड्रग होता है। और यहाँ पे ये न्यूमोनिया कैरिनी के इन्फेक्शन में भी दिया जाता है कोट्राइमैक्साजोल, सेप्ट्रान करके इसका ब्रांड नेम याद रखिएगा। और ये जो कॉम्बिनेशन है इसका रेशो भी याद रखिए, ट्राइमिथोप्रिम इसमें 1 होता है तो सल्फामेथाक्साजोल 5 होता है दोस्तों, ये इसका रेशो है 1:5। यस से इस 5 को याद रखिएगा। अब ये 1:5 यानी पेडियाट्रिक डोज क्या होगा इसका 20 mg ट्राइमिथोप्रिम का, और उसका 5 गुना ज़्यादा यानी 100 सल्फामेथाक्साजोल होगा, या फिर 40-100 है ना। 40 का अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 का, तो 40 200 ट्राइमिथोप्रिम सल्फामेथाक्साजोल, ये भी पेडियाट्रिक डोज होगा। और ये देखो यस सिंगल स्ट्रेंथ और डबल स्ट्रेंथ क्या होता है, ये 80-400 जो होता है वो सिंगल स्ट्रेंथ वाला सेप्ट्रॉन होता है, और 160-800 ये डबल स्ट्रेंथ वाला होता है दोस्तों। ये सायरप भी आता है, इसका टैबलेट भी आता है। ठीक है, तो ये सारा केस अपने याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पूछा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड ओरली एक्सेप्ट। देखो ये सारे ड्रग जो है ओरली दिए जाते हैं, लेकिन कोई एक ड्रग है जो ओरली नहीं दिया जाता है, वो बताना है। तो ऑप्शन देखिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कोट्राइमैक्साजोल, जेंटामाइसिन या फिर अमोक्सिसिलिन। तो यहाँ से सही जवाब होगा जेंटामाइसिन, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन आता है दोस्तों। ठीक है, कोई टैबलेट कैप्सूल नहीं आती है इसकी। बात करेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इसके 250-500 mg के टैबलेट्स आते हैं। कोट्राइमैक्सोल जो अभी हमने सेप्ट्रान करके बात किया था, उसके टैबलेट सायरप के फॉर्म में ये अवेलेबल है। और अमॉक्सिसिलिन की बात करेंगे तो ये कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, 500-250 और 125 की टैबलेट भी आती है इसकी 125 mg की। ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी होता है। इसका खास कॉम्बिनेशन है दोस्तों अमॉक्सिक्लैव करके, आपने बहुत लोगों ने देखा भी होगा और लिया भी होगा। अमॉक्सी सीवी करके, ये अमॉक्सिक्लैव ऑगमेंटिन करके इसका ब्रांड नेम आता है। तो ये कॉम्बिनेशन को भी याद रखिएगा, और इसमें कितना ड्रग होता है वो भी देखिए। अमॉक्सिक्लैव का जब कॉम्बिनेशन आता है
तो बड़े पेशेंट के लिए, एडल्ट पेशेंट के लिए अमोक्सिसिलिन 500 mg होगा, तो उसमें क्लेवलिन 125 होता है, तो ये 625 मिलीग्राम का होता है ये अमोक्सक्लेव एडल्ट पेशेंट के लिए। और बच्चों के लिए 250 अमोक्सिसिलिन के साथ में 125 क्लेवलेनिक एसिड होता है, तो इनका कॉम्बिनेशन 350 यानी 375 mg का गोली होता है ये। तो ये अमोक्सक्लेव को याद रखिएगा, बड़ा अच्छा ये कॉम्बिनेशन है, इस पे भी सवाल बना था जीपैट के लिए। चलिए और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो पीडीएफ मेंबरशिप है लाइफ टाइम के लिए, आप लोगों ने आज ही इसे ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग 999 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये जो ऑफर है ये आपको सिर्फ और सिर्फ अभी दिसंबर के एंड तक ही मिलेगा 2020 के। उसके बाद में इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे, आपको यही मटेरियल के लिए इससे दूना चार्जेस लगेगा दोस्तों, ठीक है। आप इस ट्रांजेक्शन को पेटीएम, फ़ोनपे या फिर गूगल पे ट्रांजेक्शन ऐप से कर सकते हो। जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है, हमें आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, जिसके होने के बाद में आपको तुरंत हम हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक करेंगे, जहाँ पे आपको ये सारा पीडीएफ मटेरियल मिलता रहेगा दोस्तों। और ये ट्रांजेक्शन आपने हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके करना है 8087339648 पर, और यही हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पूछा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ मलेरिया। देखो मलेरिया में दो स्टेजेस आएंगी, इरिथ्रोसाइटिक जो ब्लड से रिलेटेड और एक्सो इरिथ्रोसाइटिक जो ब्लड के अलावा। तो इसमें एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में मलेरिया के केस में हमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होगा वो बताना है। ऑप्शन में देखिए क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन, प्रोगानिल, और ये आएगा इसमें मेफ्लोक्विन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये प्रीमाक्विन होगा, जो एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज के लिए बना है, ड्रग ऑफ चॉइस है ये। तो ये देखो ये 8 अमाइनो क्विनोलिन कैटेगरी में आएगा, ये टिश्यू सिजोंटिसाइड होता है, ठीक है। मलेरियल पैरासाइट जो होता है इसका सिजोंटिसाइड फॉर्म को, साइड यानी किल करना, तो टिश्यू में जो सिजोंट्स है उनको ये किल करेगा प्रीमाक्विन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इसको, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक। देखो प्रीमा में आप देख रहे हैं इसमें रीमा दिख रही है ना, ये रीमा, रीमा जो है वो एक्स गर्लफ्रेंड है ऐसा बोलिएगा, रीमा जो है वो एक्स है, यानी एक्सो इरिथ्रोसाइटिक केस में प्रीमाक्विन को देना है, इस रीमा को याद रखिएगा, ठीक है। और क्लोरोक्विन जो है वो 4 अमाइनो क्विनोलिन में आता है, ये ब्लड सिजोंटिसाइड है। प्रोगानिल भी ब्लड सिजोंटिसाइड है, ये एक क्लोरोगोनाइड यानी बाइगोनाइड टाइप का ड्रग होता है दोस्तों। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे एंटी डायबिटिक ड्रग्स में जो बाइगोनाइड कैटेगरी में आते हैं उनके नाम भी लिख देना है। फिर यहाँ पे मेफ्लोक्विन जो है वो भी ब्लड सिजोंटिसाइड है। देखो ब्लड सिजोंटिसाइड को ही इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में मलेरिया केस में बोलते हैं। तो ब्लड सिजोंटिसाइड्स में क्विनिन आएगा, क्विनिडीन, आर्टेमिसनिन, मेफ्लोक्विन, क्लोरोक्विन, ये सारे ड्रग्स इसमें आते हैं दोस्तों, ब्लड सिजोंटिसाइड यानी इरिथ्रोसाइटिक स्टेज के लिए, ठीक है। और प्रीमाक्विन को याद रखिएगा, ये एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो बोला है द अदर नेम ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का दूसरा नाम बताना है। ऑप्शन में देखो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या फिर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। देखो पहले तो ट्रांसक्रिप्शन को समझ लेते हैं, है ना। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ हम जानते हैं, जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर वो बाहर आके उसका जो कोडिंग होता है वो आरएनए के ऊपर लिया जाता है। तो डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए के पास जाती है, एमआरएनए के पास में, मैसेंजर आरएनए के पास में, उससे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये ऐसा होने के लिए जो एंजाइम लगता है वो आरएनए पॉलीमरेज लगेगा, यहाँ पे आरएनए बनेगा ना, तो आरएनए बन रहा है पॉलीमरेज, तो बहुत सारे आरएनए बने तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे लगेगा, क्योंकि डीएनए से इन्फॉर्मेशन एमआरएनए पर जा रही है, और एमआरएनए के बाद में हमें प्रोटीन सिंथेसिस मिलता है ना, जो प्रोटीन बनता है जिससे हमारा पूरा बायोलॉजिकल लाइफ चलता है उस पर। और इसका उल्टा उल्टा देखेंगे, यानी रिवर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, आरएनए से डीएनए बनेगा, है ना। जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। तो इसमें जो एंजाइम यूज होगा वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज होगा, जो कौन सा होगा, आरएनए से डीएनए बन रहा है तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बनेगा। डीएनए पॉलीमरेज फॉर्म में बन रहा है तो आरएनए के से बना है, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बन रहा है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का दूसरा नाम क्या होगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बोला है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ए साइक्लोवीर रेजिस्टेंस हर्पस इज। तो अगर हर्पस के केस में एसाइक्लोवीर ड्रग को अगर रेजिस्टेंस आ जाए तो हमारे पास कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होगा। ऑप्शन दिया है सिडोफोविर, गैनसाइक्लोविर, वालासाइक्लोविर, या फिर फोस्कारनेट।
तो देखो असाइक्लोविर रेजिस्टेंस के केस में हर्पस के लिए हम फोस्कारनेट को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये जो ड्रग होते हैं ना, ये एनालॉग होते हैं पेरिमिडिन प्यूरिन बेसिस के। जैसे सिडोफोविर को देखेंगे तो ये साइटोसिन का एनालॉग है, ज्ञान साइक्लोविर, वालासाइक्लोविर, ये असाइक्लोविर के ही एनालॉग होते हैं, और ये तीनों ज्ञानोसिन के एनालॉग है ना। ज्ञानोसिन जो प्यूरिन का बेस है। और ये सारे ड्रग जो है ना वो साइटोमेगालो वायरस के रेटिनाइटिस के इन्फेक्शन में भी काम आते हैं, तो इनको भी याद रखिए। और फोस्कारनेट जो है ना, ये प्यूरिन एनालॉग है ना पिरिमिडिन एनालॉग है दोस्तों, ठीक है। ये पायरोफॉस्फेट का फॉर्म होता है एक, ठीक है। प्यूरिन बेस और पेरिमिडिन बेस तो आपको पता ही होगा। प्यूरिन बेस जो है इसमें एडेनाइन और ग्वानाइन आएगा, एजी यानी आग, आग लगती है पूरी बनाने के लिए, है ना। तो प्यूरिन बेस में एडेनाइन ग्वानाइन आएंगे। और पिरिमिडिन बेसिस में हम जानते हैं साइटोसिन, थाइमिडिन और यूरासिल आता है। यूरासिल जो होता है वो आरएनए में होता है, थाइमिडिन जो होता है वो डीएनए में होता है, और बाकी ये तीनों जो है वो दोनों में होते हैं, आरएनए और डीएनए के अंदर भी, ठीक है। सिर्फ इनको याद रखिएगा, जब आरएनए की बात करते हैं तो थाइमिडिन को यूरासिल से रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट सवाल क्या है, विच विटामिन इज मोस्ट लाइकली टू बी डेफिशिएंट इन पेशेंट ऑन द ट्रीटमेंट विद द आइसोनियाजाइड, ठीक है। आइसोनियाजाइड के साथ में हमें कौन सा विटामिन का सप्लीमेंट देना होता है क्योंकि उसकी डिफिशियंसी आ जाती है। ऑप्शन में देखिए B1, B2, B12 या फिर B6, ठीक है। B1 यानी थाइमाइन होगा, B2 राइबोफ्लेविन होगा, B12 साइनोकोबालामिन और B6 जो है पायरिडॉक्सिन होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी, B6 पायरिडॉक्सिन का हमें यहाँ पे सप्लीमेंट देना होता है आइसोनियाजाइड के साथ में, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी पाई जाती है। देखो आइसोनियाजाइड जो ड्रग है वो एंटीटीबी ड्रग है, हमें पता है। आइपर्स अभी देखा था हमने। आइसोनियाजाइड पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन और ये होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ऐसे आइसोनियाजाइड जो है, जिसे एच से डिनोट किया जाता है, तो इसका साइड इफेक्ट होता है दोस्तों पेरिफेरल न्यूरिटिस। तो इससे बचने के लिए हमें इसके साथ में विटामिन B6 को देना बहुत ज़रूरी होता है। ये न्यूरोलॉजिकली प्रॉब्लम होते हैं तो B6 यानी पायरोडॉक्सिन को देना ज़रूरी होता है इसके साथ में सप्लीमेंट। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें पता होना चाहिए। ये इनिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड को, ठीक है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है उसका जो सेल वॉल होता है माइकोलिक एसिड का बना हुआ, उसके सिंथेसिस को ये इनिबिट कर देता है आइसोनियाजिड, ठीक है। तो इसके साथ में B6 देना है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो बोला है बिवासीजुमैब इज, ये क्या है। देखो मैब आया तो सभी को पता है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का एग्जाम्पल होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन को देखिए पहले, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट VEGF यानी वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। नेक्स्ट है एंटी इंटरल्यूकिन 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट FGFR यानी फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट EGFR यानी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है। तो ये जो बिवासीजुमैब है ये कौन से टाइप का मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, तो ये देखो ये VEGF के अगेंस्ट काम करता है दोस्तों, यानी वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के खिलाफ काम करेगा। देखो ये वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो होता है ना, ये हमारे बॉडी में न्यू ब्लड वेसल्स को बनाता है, और जैसे न्यू ब्लड वेसल्स बनती है तो वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बुलाती है ताकि उससे वो और दूसरे ब्लड वेसल्स बना सके। और कैंसर क्या होता है, कैंसर जो होता है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल होता है। तो जो भी सेल बढ़ रहा है यहाँ पे, ब्लड वेसल्स भी बढ़ रहे हैं ना, तो इनको कहीं ना कहीं रोकना होता है। तो ये वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को रोक देता है ये बिवासीजुमैब करके, ठीक है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इसे ही स्टॉप कर देते तो नया ब्लड वेसल नहीं बनेगा, तो ऑक्सीजन नहीं आएगा, न्यूट्रिशन नहीं आएगा, और जो अनकंट्रोल सेल ग्रोथ है वो उसे कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। तो ये बिवासीजुमैब को याद रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का एग्जांपल देखो, ये सेटोक्सीमैब आएगा इसमें। ये बहुत मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है और भी जो इसके अगेंस्ट काम करती है, ठीक। और बेवासीजुमैब जो है वो VEGF यानी वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के अगेंस्ट में काम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो बोला है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी न्यूप्लास्टिक एंड इम्यूनोसप्रेसेंट, एंटी न्यूप्लास्टिक अगेंस्ट कैंसर, ठीक है, ड्रग्स इज DHFR यानी डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का इनिबिटर होगा। कौन सा ऐसा एंटी न्यूप्लास्टिक और इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है जो DHFR को इनिबिट करता है एंजाइम को। यहाँ पे ऑप्शन देखो मेथोट्रिक्सेट, एट्रियामाइसिन, विनक्रिस्टिन या फिर साइक्लोफॉस्फामाइड। तो ये जवाब सभी को पता होगा, इसका सही जवाब है मेथोट्रिक्सेट
और इसी एंजाइम पर ट्राइमिथोप्रिम जो सेप्ट्रान का कंस्टिट्यूएंट है, कोट्राइमैक्साजोल का कंस्टिट्यूएंट है, तो वो भी इसी एंजाइम को इनिबिट करता है। तो यहाँ से सही जवाब होगा मेथोट्रिक्सेट। ये एक एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग है दोस्तों, ठीक है। ये DHFR को इनिबिशन करके उसके ये मतलब उसके DNA RNA नहीं बनने देता है। तो इसी एंजाइम को रिवर्स करने के लिए, यानी DHFR का जो इनिबिशन हुआ है मेथोट्रिक्सोइट के द्वारा, इसे फिर से एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, ऐसे भी सवाल आ सकता है। तो इसका जवाब में आपको फोलिनिक एसिड यानी ल्यूकोवोरिन को दे सकते हैं, ये DHFR के एक्शन को फिर से रिवर्स करने के लिए, फिर से एक्टिव करने के लिए। या फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये डायहाइड्रोफोलेट हम यहाँ पे अगर देंगे 1000 फोल्ड्स में, तभी जा करके ये एक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। इसको रिवर्स किया जा सकता है, इसके इनिबिशन को। तो ये चीज़ को भी आपने याद रख लेना है, इस पर भी सवाल बन सकता है दोस्तों। बात करेंगे एट्रियामाइसिन की, जिसका दूसरा नाम है डॉक्सोरुबिसिन। तो ये डॉक्सोरुबिसिन और डोनोरुबिसिन के जैसे एंटीबायोटिक्स जो ड्रग है, इनका साइड इफेक्ट यूनिक है। इस साइड इफेक्ट को भी आपने याद रख लेना है, यहाँ पे भी सवाल बन सकता है दोस्तों। ये डॉक्सोरुबिसिन डोनोरुबिसिन जो है, इनके साथ में साइड इफेक्ट जो देखा गया है यूनिक टाइप का, वो कार्डियोटॉक्सिसिटी देखी जाती है। तो इसको याद रखिएगा, इस पे सवाल जरूर बन सकता है। बात करेंगे विनक्रिस्टिन की, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल के इनिबिटर करके काम करते हैं। साइक्लोफॉस्फेमाइड ये एक अल्काइलेटिंग एजेंट्स है। ये एंटी कैंसर ड्रग में आएंगे दोस्तों, ये सारे के सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो पूछा है, ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक फेज ऑफ CML इज, CML क्या है, ये क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, ठीक है, CML। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग होगा क्रोनिक फेज में? तो यहाँ से देखिए ऑप्शन, इमैटिनिब, हाइड्रोक्सीयूरिया, इंटरफेरॉन या फिर साइटाराबिन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों इमैटिनिब करके, ठीक है। और इसका एक और यूज़ है GI, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर के केस में भी इसे दिया जा सकता है। तो ये कैंसर वाली ड्रग है सारी, एंटी कैंसर, लेकिन इसमें जो CML में यूज़ किया जाने वाला जो क्रोनिक फेज में है, वो इमैटिनिब करके है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे दोस्तों। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है दोस्तों, ठीक है। और उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को दबाइएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है और आपको यही लाभ होते रहता है दोस्तों, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।